उर्दू जबान गंगा जमनी तहजीब की अलंबरदार है। उर्दू का किरदार जंग आजादी में कलीदी रहा है। उर्दू जबान मोहब्बत और उल्फत की जबान है। यही वजह है कि हिंदुस्तान समेत बर्रे सगीर में रिवायतन 9 नवंबर को यौम उर्दू मनाया जाता है। बैक वक्त बर्रे सगीर और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मनाए जाने की वजह से इसे आलमी यौम उर्दू से मौसूम किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उर्दू की जुबोहाली पर जितना भी मातम किया जाए कम है। रस्मुल खत मादूम होती जा रही है। नाम निहाद उर्दू दा तबका रस्मुल खत को तर्क करता जा रहा है। बिलखसूस सोशल मीडिया पर उर्दू के अल्फाज रोमन में लिखे जा रहे हैं, जिससे संजीदा उर्दू दा हजरात काफी नाला हैं। वहीं उर्दू जबान से खुद हम बेजार होते जा रहे हैं। बच्चों में उर्दू की तालीम न के बराबर है। कहा जाता है कि उर्दू जबान को पहचान की जरूरत नहीं, बल्कि इसके हकूक के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की जरूरत है। जहां एक तरफ उर्दू हुकूमतों की अदम तवज्जही का शिकार है, तो वहीं खुद उर्दू के अलंबरदार कहे जाने वालों ने भी उर्दू को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। ऐसे में हमें आज अहद करने की जरूरत है कि सिर्फ जबानी जमा खर्च करने के बजाय अमली इकदाम करें। वाज़ेह हो कि आज शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश भी है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, आज यौम उर्दू है, भोपाल में इस हवाले से क्या कुछ सरगर्मियां की जा रही हैं? लहजो लफ्ज है जिसके गुलो खुशबू की तरह, है ज़बां कौन सी बोलो मेरी उर्दू की तरह। मुनज़्ज़ा यौम उर्दू भी है और यौम इकबाल, और जब हम दोनों हवालों से बात करते हैं तो भोपाल का ताल्लुक इकबाल से, भोपाल को दारुल इकबाल कहा गया है। और ये भी मैं बता दूं कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में भोपाल वो पहला शहर है जिसने उर्दू को कौमी ज़बान उस ज़माने में सरकारी ज़बान बनाया था, और भोपाल के 28 साल बाद हैदराबाद ने उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया था। भोपाल की अगर हम बात करें तो आज भोपाल में जहाँ पर मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर और मजलिस इकबाल के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया है। वहीं पर 2 बजे भोपाल में एक नुमाइश का एहतमाम किया जाएगा। 1 बजे दिन में जो है भोपाल के इकबाल मैदान में प्रोग्राम होगा, और इससे पहले जमीयत उलमा और सद्भावना मंच के जरिए जो है कुरान ख़वानी भी की गई है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भोपाल में इकबालियात के फ़रोग़ को लेकर, उर्दू को लेकर जो है काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि उस पर गौर करने की ज़रूरत है। जब तक उर्दू की नई नस्ल जो है उर्दू की तहरीर से वाकिफ़ नहीं होगी, तब तक ये ज़बान जो है फ़रोग़ नहीं पा सकती, ज़िंदा नहीं हो सकती। हालांकि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें या दूसरे हवालों से बात करें, यूनिकोड के उस पर बात करें, तो बहुत सारे मामले में उर्दू का फ़रोग़ जारी है। बिल्कुल मेहताब, फरोग जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इग्नोर करती हुई सरकार की जानिब से, चाहे हम रियासी सरकारों की बात करें या फिर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करें, तो जिस तरह का सलूक उर्दू से किया जा रहा है, उस हवाले से अगर देखें तो आने वाले वक्त में उर्दू का जो मुस्तकबिल है हिंदुस्तान में कैसा दिखाई देता है? मुनज़्ज़ा कि उर्दू का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बस्ती हैं मुल्क मुल्क में उर्दू की बस्तियाँ, चारों तरफ बहार हमारी ज़बान की है। मैं नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करूँ, नई एजुकेशन पॉलिसी से पहले उर्दू का मजमून सिर्फ जो है आर्ट्स के तलबा पढ़ सकते थे, लेकिन अगर नई एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो अब इसके बाद आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस के बच्चे भी उर्दू की तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर यह कि अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तो यहाँ पे 578 उर्दू मीडियम स्कूल थे, लेकिन अब इनकी तादाद घटकर 128 हो गई है। ये हमारे लिए, उर्दू वालों के लिए लंबे फिक्रिया है, और इस बात की भी हमें तशवीश करके इज़हार करना चाहिए कि जो उर्दू का तबका है वो बंद कमरों में तो बड़ी खूबसूरत बातें करता है, बड़ी प्यारी बातें करता है, लेकिन जब उर्दू के हुकूक की बात होती है तो वहाँ पर सड़कों पर नहीं निकलता। अगर किसी के मोहल्ले में 2 दिन पानी ना आए, बिजली ना आए, तो लोग सड़कों पर निकल पड़ते हैं, लेकिन जब अपनी ज़बान का तशख़्ख़ुस मिट रहा हो तो वहाँ पर लोग अगर जो है खामोशी इख्तियार करते हैं तो वहाँ पर तशवीश होती है। यहाँ पर मेरे साथ मुमताज़ शायर मंजर भोपाली साहब मुनज़्ज़र मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि मंजर भोपाली साहब जो है आज का दिन जो है कितना अहम है और उर्दू वालों के लिए किस तरह से काम करने की। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा अहम है। न सिर्फ ये उर्दू का बल्कि कौमी दिन है, मोहब्बतों का दिन है। उर्दू तो मोहब्बत का पैगाम देती है।
यकजहती का पैगाम देती है, तो ये सिर्फ उर्दू वाले नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए ये दिन बहुत ही मुबारक है। जितना आपने कहा बड़ा मुबारक दिन है, लेकिन हमें काम करने की भी ज़रूरत है ताकि नई नस्ल उर्दू के रस्म ख़त से वाकिफ़ हो सके। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1972 से पहले 70 के आसपास हम अगर देखें, नज़र डालें, जब सरकारी इदारे इतने नहीं थे, एकेडमियाँ इतनी नहीं बनाई थीं, तो आवाम खुद उर्दू को तरक्की की तरफ ध्यान देती थी। मगर जब से ये एकेडमियाँ और सरकारी इदारे बने तो आवाम ने थोड़ा थोड़ा अपने आप को पीछे कर लिया और नतीजा ये निकला कि उर्दू धीरे 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 उस मंजिल की तरफ नहीं, वो उस जगह नहीं पहुंच पाई जहां उसको पहुंचना था। हमारे बुज़ुर्गों ने जो ख्वाब देखे थे उर्दू के सिलसिले के, या जो हमारा लिटरेचर है 400 साल पुराना, अगर हम आज उस पर बात करें तो बेशतर उर्दूदां लोग ना तो पढ़ पाते ना उसे समझ पाते। गालिब को कोई नहीं समझ पाता। बहुत से उर्दू वालों में ऐसे शायर भी मैं देखता हूँ जो हिंदी में लिख के लाते हैं और मुशायरा पढ़ते हैं। मुझे अफसोस होता है। इसके लिए ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने कभी तवज्जो नहीं दी सिवाय अपनी शोहरत के लिए, अपने आप को उर्दू के हवाले से आगे लाने के लिए, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते रहे। बुनियादी जो काम थे, बुनियादी जो ज़रूरतें थीं उर्दू की, जैसे स्कूल खोलना, नर्सरी की तरफ जाना, हमने वो कुछ नहीं किया। या तो हम व्हाट्सएप पे लगे रहे या फेसबुक पे आए या छोटे छोटे अखबार निकाल के ही मुतमईन हो गए। तो आपने बिल्कुल मेहताब, जिस तरह से हम लोग भी खुद जिम्मेदार है, जो आज हालात हैं उसके लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सिर्फ सरकार को ही इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है, बल्कि कहना चाहूंगी मेरी उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर गली में एक मदरसा चाहिए। हमारे साथ खुर्रम भी जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आज यौम उर्दू है, अगर हम बात करें मदरसों की तो कितना अहमियत रखते हैं मदरसे जब हम उर्दू की बात करते हैं, उर्दू के फ़रोग़ की बात करते हैं? देखिए मुनज़्ज़ा, मदरसों के किरदार को, उनके रोल को कभी भी कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबसे अहम वजह यह है कि हालांकि मदरसों में बाज़ाब्ता तौर पर, मज़मून के तौर पर उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन उनका जो मीडियम है, जिस तरीके से तमाम मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, उनका जो मीडियम होता है वो क्योंकि उर्दू होता है, इसलिए उर्दू इस वक्त, उर्दू ज़बान के लिए मदरसे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। क्योंकि अगर उनको हटा दिया जाए तो बेहतर ज़बान बोलने वाले, सलीस ज़बान बोलने वाले, उर्दू का बेहतर इस्तेमाल करने वाले, थोड़ी बहुत पर्शियन यानी फ़ारसी से भी वाक़फ़ियत रखने वाले, वो तमाम उर्दू के जो फ़ारिगीन हैं वो तमाम उर्दू बोलते हैं, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं उर्दू जो है वो आज फल फूल रही है, आगे बढ़ रही है, और हमारी शायरी हो या फिर हमारी ज़बान हो वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और उर्दू को आगे बढ़ाने में मदरसों का बहुत बड़ा रोल है। जो मदारिस का जाल बिछा हुआ है वहाँ उर्दू मीडियम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उर्दू मीडियम के तहत तमाम मज़ामीन पढ़ रहे हैं, चाहे वो अरबी पढ़ रहे हों, वो उसकी वजह से काफ़ी जो है उर्दू आगे बढ़ रही है। दिल्ली में भी यही सूरत हाल है। बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत सारे स्कूल हैं। हालांकि सरकारी सतह पर जो स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जा रही है, उसकी जो ना साजगार जो फ़िज़ा थी, अब वो काफ़ी हद तक साजगार हो गई है। पिछले दिनों 917 के करीब वैकेंसियां दिल्ली में आई हैं, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि स्कूलों में जो उर्दू टीचर्स की कमी का मसला था वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें उर्दू में हो रही हैं, क्योंकि एक वक्त था जब दिल्ली में ये दलील दी जाती थी कि उर्दू टीचर्स की तकर्री करने के लिए हमारे पास अपॉइंटमेंट्स रूल्स नहीं हैं, उनकी तकर्री कैसे होती है, उसके ज़ाब्ते नहीं हैं। तो वो ज़ाब्ते तैयार किए गए और 917 वैकेंसियां हैं दिल्ली सरकार की जानिब से जो निकाली गई थी, उनके रिज़ल्ट आने बाकी हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि तमाम की तमाम वैकेंसियां भर जाएंगी। और उर्दू टीचर्स का जो मसला है जो हर जगह स्कूलों में पैदा होता है, क्योंकि उर्दू ने भले ही अवामी सतह पर अपनी क़ुव्वत, ताकत और अपनी मकबूलियत बनाए रखी हो, लेकिन तदरीसी तौर पर उर्दू को जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, बाद में वो उर्दू शायरी से मुतासिर होते हैं, उर्दू ज़बान से मुतासिर होते हैं, फ़िल्मों के ज़रिए से, गुफ्तगू के आदाब के ज़रिए से, तो लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं बाद में, लेकिन वो देर हो चुकी होती है। तो जो ज़मीनी सतह पर, जो इब्तदाई सतह पर काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर दिल्ली में कहना चाहिए कि ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। साकी थोड़ी नमी आई है और वैकेंसियाँ यहाँ पर निकली हैं जो पिछले ज़माने में नहीं थी।
हालांकि हमने देखा है एकेडमियाँ हो या फिर यहाँ बड़े बड़े इदारे हों, चाहे कौमी उर्दू कौंसिल हो, सब ने अपनी अपनी जगह काम किया है। उर्दू निसाबों जो अलग अलग निसाब हैं तो उनको जो किताबें हैं उनको उर्दू में लाने की कोशिश की गई है। बहुत बिल्कुल खुरम, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो शिकायतें भी रही हैं कि मदरसों के तरफ जो है हुकूमत तवज्जो नहीं देती है, चाहे हम फंड्स की बात करें या फिर जिस तरह से आपने कहा कि टीचरों की तकर्रुरी के हवाले से, हालांकि हालात अब बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं तनख्वाहें भी टीचरों को सही वक्त पर नहीं मिलती है। तो क्या अब हालात इस हवाले से, खासतौर से अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं? देखिए, दिल्ली में बहुत ज़्यादा और बड़े बड़े मदरसे नहीं है। हालांकि जो पड़ोसी रियासतें हैं वहाँ पर, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ पर मदरसों का बहुत बड़ा जाल है, क्योंकि दारुल देवबंद मौजूद है, दारुल नदवतुल उलमा है, जामतुल फलाह है, फिर इनकी जो ज़ैली शाखें हैं, और उसके अलावा बिहार में बड़े बड़े मदरसे हैं, मदरसतुल हिदाया है, ये तमाम मदरसे मौजूद हैं, उनकी शाखें मौजूद हैं। और बिहार में तो ख़ासतौर से मदरसा बोर्ड को जो असाज़ा हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। हालाँकि उत्तर प्रदेश में उस तरह की चीज़ें नहीं हैं, उर्दू स्कूल नहीं है। दिल्ली में भी उर्दू मीडियम स्कूलों की तादाद भले ही कम हुई है, लेकिन उर्दू को लेकर के कहना चाहिए टेक्नोलॉजी की सतह पर हो या फिर आवाम की सतह पर हो, मुशायरे हो या फिर सकाफ़त की बात हो, तो वहाँ पर ज़रूर काम हो रहा है। और बल्कि मेरी तो अभी डॉक्टर शहपर रसूल, प्रोफेसर शहपर रसूल से बात हुई, दिल्ली उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज़बानों की जो ज़िंदगी होती है उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। आज कभी उत्तर प्रदेश और बिहार, कभी दिल्ली जो है इसका मरकज़ हुआ करते थे, लेकिन आज मरकज़ जो है वो महाराष्ट्र हो गया है, तो आंध्र प्रदेश हो गया। तो वहाँ पर बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, वहाँ पर बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं, न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि आगे भी बढ़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। हालांकि हुकूमती सतह पर जिस तरह से प्रमोट किया जाना चाहिए, जिस तरह से हौसला अफजाई की जानी चाहिए, वो नहीं होती है। लेकिन उर्दू ज़बान की वो ताकत है, जिस तरीके से उसने तमाम दूसरी ज़बानों के बीच में रहकर लश्कर से निकल करके उर्दू ज़बान आगे आई, वो ताकत आज भी मौजूद है। यही वजह है कि नौजवान नस्ल जो उर्दू नहीं पढ़ सकी है वो उर्दू पढ़ना चाहती है, और जो लोग उर्दू जानते हैं वो ज़रूर जो है उर्दू के शेर गुनगुनाते हैं और कहीं ना कहीं इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि उर्दू है। तो उर्दू का दायरा कहना चाहिए कि भले से तदरीसी सतह पर आपको सुकड़ता हुआ नज़र आ रहा हो, लेकिन अवामी सतह पर चाहे फिल्म हो चाहे फिर सीरियल्स हो, कहीं पर भी उर्दू जो है वो उस तरीके से फ़िलहाल कमज़ोर नहीं हुई है। मदरसे हाँ ज़रूर इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। बाज़ाब्ता तौर पर उर्दू की तालीम वहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई होती है, वो चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, हम चाहे अब जिस तरह से आपने बात की सिनेमा की, तो सिनेमा में ख़ास तौर से जो गाने होते हैं वो उर्दू में जिस तरह का दौर रहा है, हालांकि अब जो है थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उर्दू में ही गाने होते, और जो स्क्रिप्ट राइटिंग भी वो कहीं ना कहीं उर्दू में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं हिंदी सिनेमा में, जिस तरह से कहा जाता है, शेर है, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। मेहताब आलम, उर्दू अगर हम हिंदी सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो गाने जिस तरह से उर्दू में गाए जाते हैं और जो जिस तरह की स्क्रिप्टिंग रही है, अब क्या वो ऐसा लग रहा है कि अब हिंदी सिनेमा में भी कहीं ना कहीं वो दौर कुछ हद तक ही सही बदल रहा है? यकीनी तौर पर मंजरनामा बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ जो है आगे भी बदलेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो फिल्म की कहानी लिखी जाती थी तो कहानी को पढ़ने के बाद नगमा लिखा जाता था, लेकिन मौजूदा वक्त का जो ट्रेंड है इसमें इतनी तब्दीली आ गई है कि अब जो है फिल्म के जो है साज जो है पहले तैयार कर लिया जाता है, अंतरे पे नगमा लिख दिया जाता है, उसके बाद फिल्म बुनी जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो है पहले जब किसी का इंतकाल होता था, मुर्दे को देखने के बाद कब्र खोदी जाती थी, तो अब जो क्या है पहले कब्र खोद दी जाती है, उस साइज का मुर्दा लाकर उसमें दफन कर दिया जाता है। बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं जिस पर जो है हमें वक्त पर नज़र डालने की ज़रूरत है। और जो आपने शेर पढ़ा है अहमद वसी का, अहमद वसी खुद जो है फिल्मों में लिखते हैं, अहमद वसी का ही शेर है कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। लेकिन सवाल ये कि उर्दू जो लोग बोलने वाले बाकी हैं, इस वक्त हमारे साथ मंदर भोपाली साहब बैठे हैं। मंदर साहब, जो है आपने बहुत कुछ लिखा है, उर्दू के नगमे खबर, आपका गीत सुनना चाहिए। देखिए, मैंने एक नज़म लिखी थी तकरीबन 1990 में, और ये उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, जिसकी सदारत दिलीप कुमार साहब ने की थी। गोपीचंद नारंग साहब थे उसमें, मजरू साहब थे, कैफी साहब थे,
और जगन्नाथ आज़ाद साहब थे, जहाँ तक मुझे याद है। कुछ सियासी लोग भी थे, अली सिद्दीकी साहब भी थे। उस वक्त एक नज़्म पढ़ी थी और आज भी वो नज़्म वैसी ताज़ा मुझे लगती है। ये मेरी किताब में थी, इत्तेफाक से तो मैं पेश कर देता हूँ उसके एक दो बंद। ज़बाने हिंद है उर्दू तो माथे की शिकन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है। बंद है। मेरी मजलूम उर्दू तेरी सांसों में थकन क्यों है, तेरा लहजा महकता है तो लफ्जों में घुटन क्यों है, अगर तू फूल है तो फूल में इतनी चुभन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है। ये नानक की ये खुसरो की दया शंकर की बोली है, ये दीवाली ये बैसाखी ये ईद उल फित्र होली है, मगर ये दिल की धड़कन आजकल दिल की जलन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है। मोहब्बत का सभी ऐलान कर जाते हैं महफिल में, कि इसके वास्ते जज्बा है हमदर्दी का हर दिल में, मगर हक मांगने के वक्त ये बेगानापन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है, वतन में महवतन क्यों है। मोहब्बत का अगर दावा है तो इसको बचाओ तुम, जो वादा कल किया था आज वो वादा निभाओ तुम, अगर तुम राम हो तो फिर ये रावण का चलन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है, वतन में बेवतन क्यों है। ज़बाने हिंद है उर्दू तो माथे की शिकन क्यों है। यकीनन जो है मंजर भोपाली साहब ने बड़ा अहम सवाल उठाया कि अगर ये माथे की जो है तो माथे पे शिकन क्यों है, और अगर माथे पे शिकन है तो हुक्मरान वक्त को भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है, और अहले उर्दू को भी अपने फ़राइज़ को अदा करने की ज़रूरत है। बंद कमरों में बैठकर उर्दू का मुस्तकबिल तय नहीं किया जा सकता है। मुनज़्ज़ा बिल्कुल मेहताब आलम, और एक ज़बान के हवाले से सियासत करना सही भी नहीं लेकिन की जा रही है। अगर हम देखें आज के दौर में सियासत ज़बानों के हवाले से की जाती है, जो ज़बानें सगी बहनें कहा जाती है उनमें भी तफरीक पैदा किया जा रहा है, ज़बानों के हवाले से भी लोगों को बांटा जा रहा है। लिपट जाता हूं मां से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूं हिंदी मुस्कुराती है। खुरम, जिस तरह से अगर हम उर्दू ज़बान के हवाले से देखें तो एक जो अभी का मंजर हम देखते हैं तो ये एक खास तबके, एक मजहब से जोड़कर देखा जाता है, जबकि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है और एक वक्त में हिंदुस्तानी भी कहा जाता था, लेकिन एक तफरीक पैदा करने की कोशिश भी जो है अक्सर देखी जाती है कि उर्दू बोलने वालों और हिंदी बोलने वालों में की जाती है। खुरम, देखिए मुनज़्ज़ा, आपका कहना बिल्कुल बजा है। सियासत तो लगातार जो है वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए, अपने वोट के हुसूल के लिए वो ज़रूर काम करती रही है, लेकिन अगर आप एक मंजरनामे को देखेंगी तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सूरत हाल है वहाँ पर ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो उर्दू का दायरा है वो ज़रूर टुकड़ा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ मदरसे हैं जो उर्दू को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि वहाँ पर स्कूल नहीं है, ये बड़ी बात है। हालांकि जिस तरह की पाबंदी आयद की गई थी उस सिलसिले में अदालत का फ़ैसला भी आ चुका है।
है उस तरह से उर्दू मीडियम स्कूल खोलने पर पाबंदी रही है। तो अब इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि उर्दू तदरीस को हम कैसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप दिल्ली की सतह पर देखें, कौमी सतह पर अगर देखें तो जब भी उर्दू के प्रोग्राम होते हैं और उर्दू के फ़नकार आते हैं या मुशायरे आते हैं तो हिंदी ज़बान बोलने वाले, हिंदी ज़बान पढ़ने वाले वो ज़रूर मुशायरों में आपको नज़र आएंगे, चाहे वो जश्न रेख्ता हो या फिर जश्न अदब हो। तो ये तमाम चीज़ें जब भी होती हैं तो उर्दू कहीं ना कहीं मकबूल नज़र आती है। लेकिन मैं जो कह रहा था कि जिस तरीके से तालीमी सतह पर, तदरीसी सतह पर, इब्तदाई सतह पर बच्चों को उर्दू सीखनी चाहिए थी, वो ज़रूर अब कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। लोग सिर्फ ये चैलेंज सिर्फ उर्दू के सामने नहीं है, उन हिंदी वालों से भी अभी हमारी बात होती है तो वो भी कहते हैं कि अंग्रेज़ी कहीं ना कहीं अब डोमिनेट कर रही है। उर्दू, अंग्रेज़ी और दूसरी जो ज़बानें हैं, चाहे वो सिंधी ज़बान हो, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, तमाम ज़बानें हैं। तो अब मसला सिर्फ उर्दू हिंदी का ही नहीं रहा, बल्कि मसला आगे अंग्रेज़ी बनाम जो हमारी ज़बानें हैं उनका हो गया है। यही वजह है कि जब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसमें ये कहा गया कि तमाम तरह की रिसर्च में ये साफ हो चुका है कि बच्चा अपनी ज़बान में ही बेहतर तौर पर समझ सकता है। इस वजह से उसकी जो इब्तदाई तालीम होनी चाहिए वो उसकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ कोई ज़ाब्ता बनाने का, कोई पॉलिसी लाने का नहीं, उसके निफाज का है। अगर ये निफाज की बात है कि किस तरह से फिर पॉलिसीज है, स्कीम है, सारी चीजें हैं, लेकिन निफाज किया जाता है कि नहीं, अमली जामा पहनाया जाता है कि नहीं। मेहताब आलम, जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं, रस्मुल खत की बात करते हैं उर्दू की, तो क्या वो पब्लिक स्पेसेस से, सोशल मीडिया की बात करें या फिर जो बैनर्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनकी भी जो उर्दू जबान बोलते हैं, क्या वो रस्मुल खत जो उर्दू की है वो कहीं ना कहीं गायब हो रही है? मुनज़्ज़ा, इसको दो हवालों से देखने की ज़रूरत है। अगर आप नॉर्थ इंडिया को देखेंगे, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर उर्दू को हिंदी के मुकाबिल के तौर पर पेश किया गया और यही वजह है कि इन 4 रियासतों की बात करें तो यहाँ पर एक टकराव देखने को मिलता है। यहीं से अगर आप महाराष्ट्र में चले जाएँ, तेलंगाना में चले जाएँ, आंध्रा में और कर्नाटका में, तो आपको समंदरनामा बिल्कुल बदला हुआ देखने को मिलेगा। कर्नाटका में 5017 उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल हैं और अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो 4996 उर्दू मीडियम स्कूल हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उर्दू मीडियम का एक भी स्कूल नहीं है। मध्य प्रदेश में जहां पर 1956 में 578 उर्दू मीडियम स्कूल थे, अब उस मध्य प्रदेश में 128 उर्दू मीडियम स्कूल बचे हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या बंगाल तक की बात करें तो मंजरनामा कुछ और है, साउथ इंडिया का मंजरनामा कुछ और है। तो साउथ इंडिया में उर्दू को लेकर जिस तरह से जमीनी सतह पर काम हो रहा है वो शुमाली हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। आप साउथ इंडिया में जाएंगे, वहां के लोग अपने इश्तिहारात को उर्दू अखबारात में देना फख्र महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप जो है शुमाली हिंदुस्तान में आ जाए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या मध्य प्रदेश में या बंगाल में, यहाँ पर लोग उसको आयब समझते हैं, बड़ी दूसरी नजर। बिल्कुल, जब हम मुख्तलिफ रियासतों में जाते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो एक अलग अलग मंजरनामा जो है हर जगह से सामने आता है। खुर्रम, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मेहताब आलम और साथ ही साथ आपके जरिए हमारे साथ मंजर भोपाली साहब भी जुड़े, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात करने का हसी तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। आदाब।